मुंबई की सुबह अभी पूरी तरह से जगी नहीं थी। आकाश पर हल्की धुंध छाई थी और दराबी की पतली गलियों में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। प्लास्टिक की छतों से ढकी छोटी छोटी झुग्गियां, सड़क के किनारे सोते हुए लोग और दूर से आती ट्रेन की सीटियां सब इस महानगर की एक आम सुबह का हिस्सा थे। मगर आज की सुबह सवित्री देवी के लिए आम नहीं थी। सवित्री देवी उम्र 74 साल, एक पुरानी सूती साड़ी पहने अपने एक कमरे के छोटे से घर में बिस्तर पर लेटी थीं। उनकी आंखें छत की ओर टिकी थीं, जहां एक कोने में सीलन ने गहरा दाग बना रखा था। उन्होंने धीरे से करवट ली, सीने में एक जानी पहचानी टीस उठी। यह दर्द नया नहीं था। पिछले 2 सालों से यह उनके साथ था, भी हल्का, कभी तेज। मगर आज सुबह यह कुछ ज्यादा ही गहरा था। शायद अब और टालना ठीक नहीं, उन्होंने खुद से कहा। धीरे धीरे अपनी कांपती उंगलियों से पलंग के किनारे को पकड़ते हुए वे उठीं। बाहर अब सूरज की पहली किरणें दिखने लगी थीं, लेकिन गली अभी भी सो रही थी। उनके घर में न कोई रेडियो था, न टीवी और न ही कोई बात करने वाला। पति का देहांत बहुत पहले हो गया था और इकलौता बेटा अर्जुन 15 साल पहले एक सड़क हादसे में चल बसा था। अर्जुन की मौत के बाद सवित्री का संसार थम सा गया था। मगर उन्होंने हार नहीं मानी। पुराने स्कूल की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी को फिर से खड़ा किया, फुटपाथ पर सब्जी बेचकर। जो थोड़ा बहुत कमाती उसे बचाकर रखती। आज भी उन्होंने अपने पुराने संदूक से एक लकड़ी की डिब्बी निकाली, जिसमें वर्षों से जमा किए गए रुपए रखे थे, पूरे 100, 200, 10-10 के पुराने मुरझाए हुए नोट, कुछ सिक्के और बहुत सारी यादें। हर नोट की अपनी कहानी थी। किसी ग्राहक ने दिया था, किसी ने गलती से ज्यादा दे दिया, कुछ छुट्टे बचा लिए गए, कुछ भूले हुए सिक्के। इन सबको बड़े प्यार से उन्होंने गिना। गिनते समय अर्जुन की तस्वीर की ओर देखा, जो एक छोटे से फ्रेम में दीवार पर टंगी थी। आज मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी बेटा। जानना चाहती हूं कि मेरा शरीर अब कितना साथ देगा। उन्होंने अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली, जो अब भी थोड़ी फटी हुई थी मगर उनके लिए खास थी। पुराने बैग में पैसे रखे, एक बोतल पानी ली और एक छोटा तौलिया। उन्होंने दरवाजा बंद किया और अपने चलने की लाठी संभालते हुए बाहर निकली। गली में अभी भी नींद फैली थी, मगर सवित्री की चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी। मुंबई जनरल हॉस्पिटल बहुत दूर था, मगर उन्होंने ऑटो या टैक्सी लेने का ख्याल भी नहीं किया। हर रुपया उन्हें उस टेस्ट के लिए चाहिए था जिसे वो करवाना चाहती थीं, फुल बॉडी चेकअप, जो कम से कम 10,000 रुपए का आता था। उन्होंने रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ना शुरू किया। स्टेशन पर भीड़ पहले से लग चुकी थी। उन्होंने लोकल ट्रेन की महिला डिब्बे में चढ़ने की कोशिश की। कुछ लोगों ने मदद की, कुछ ने झुंझलाकर देखा। डिब्बे में बैठते ही उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और जैसे ही ट्रेन चली, उनका मन बीते दिनों में चला गया। एक वक्त था जब अर्जुन उन्हें ऐसे ही ट्रेनों में बिठाकर शहर के बाजार ले जाया करता था। वह हंसता था, उन्हें चाय पिलाता था, रास्ते में गाने सुनाता था। वह कहता था, माँ, एक दिन मैं इतना कमाऊंगा कि आपको कभी ट्रेन में नहीं चढ़ना पड़ेगा। मगर उस दिन से पहले ही किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। अर्जुन की मौत एक हादसा नहीं थी, वह एक बलिदान था। उसने एक छोटे बच्चे को ट्रक के नीचे आने से बचाया था, खुद को झोंक दिया था, और जब अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया, सवित्री ने बिना झिझक उसके अंगदान की अनुमति दी। अगर मेरा बेटा किसी और की सांसें बचा सकता है तो यही उसकी सच्ची पूजा होगी, उन्होंने कहा था। आज इतने वर्षों बाद उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन का दिल किसमें धड़क रहा था, उसकी आंखों से कौन देख रहा था, या उसका लिवर किसे जिंदगी दे चुका था। मगर उन्हें यकीन था कि कहीं न कहीं अर्जुन अब भी जिंदा है।
ट्रेन की आवाज, लोगों की भीड़ और शरीर की थकान के बावजूद उनके चेहरे पर संतोष था। शायद आज कुछ जवाब मिल जाएं, उन्होंने मन में सोचा। जब ट्रेन ने अस्पताल के पास के स्टेशन पर रफ्तार धीमी की, सवित्री ने अपना बैग कसकर पकड़ा और खड़ी हो गईं। उतरते समय एक युवक ने उन्हें हाथ थमाया। उन्होंने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया। अस्पताल की ओर जाते वक्त उन्होंने चारों ओर देखा। हर कोई कहीं न कहीं दौड़ रहा था, जैसे किसी को रुकने की इजाजत नहीं। मगर वह रुकी थीं, थमी थीं अपने बेटे की यादों में, अपनी उम्र की थकान में और एक आखिरी कोशिश में जिंदगी को थोड़ा और पकड़ने की। बाहर अस्पताल की बड़ी सी इमारत दिखाई दी। दरवाजे पर लंबी कतारें, परेशान चेहरों, चाय बेचने वालों की आवाजें, एम्बुलेंस का शोर, यह सब उन्हें डरा नहीं रहा था, मगर एक अजीब सी घबराहट उनके सीने में थी। उन्होंने अपने बैग में रखी रुपए की डिब्बी एक बार फिर टटोली। बस यही सब है मेरे पास, उन्होंने बुदबुदाया। और फिर एक गहरी सांस लेकर उन्होंने अस्पताल के गेट की ओर पहला कदम रखा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपने जीवन के सबसे कठिन युद्ध में उतरता है। मुंबई जनरल हॉस्पिटल का गेट पार करते ही सवित्री देवी ने खुद को एक और ही दुनिया में पाया। बाहर की भीड़ अब अंदर की भीड़ में बदल चुकी थी। लंबी कतारें, बेसब्र मरीज, चिंतित परिजन और हर ओर भागती दौड़ती नर्सें, कंपाउंडर और वार्ड बॉय। वातावरण में दवाओं की गंध थी और हवा में थकान, तनाव और प्रतीक्षा की एक स्थायी परत लिपटी हुई थी। सवित्री कुछ क्षणों तक वहीं खड़ी रहीं, जैसे सोच रही हों कि कहा जाए, किससे पूछें। फिर उन्होंने आगे बढ़ते हुए एक सूचना पट्टिका पर नजर डाली। पंजीकरण काउंटर, ग्राउंड फ्लोर, बाईं ओर। वह धीरे धीरे बाईं ओर मुड़ी, अपनी लाठी को एक एक कदम पर टिकाते हुए। उनके चलने की गति धीमी थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। पंजीकरण काउंटर पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां पहले से एक लंबी कतार लगी हुई थी। काउंटर के पीछे बैठी लड़की एक स्मार्ट यंग महिला, नीली यूनिफॉर्म में, आंखों में थकान और चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान। यह थी प्रिया, अस्पताल की सीनियर रजिस्ट्रेशन क्लर्क। सवित्री धीरे से कतार में लग गईं। लगभग 20 मिनट बाद जब उनका नंबर आया, उन्होंने काउंटर पर धीरे से बैग रखा और बोली, बेटा, मुझे पूरी तरह से चेकअप करवाना है। डॉक्टर से अच्छे से दिखवाना चाहती हूँ। प्रिया ने बिना सिर उठाए कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करना जारी रखा। फिर ऊब भरे स्वर में पूछा, कौन सा पैकेज? जो सबसे अच्छा हो, सवित्री ने धीरे से कहा। फुल बॉडी चेकअप, मेरे पास पैसे हैं। अब जाकर प्रिया ने सिर उठाया। उसकी नजर सबसे पहले सवित्री की साड़ी पर गई, फिर उनके चप्पलों पर, फिर उस पुराने झोले पर जो अब फटा हुआ लग रहा था। आपको पता है, फुल बॉडी चेकअप का खर्च 10,000 से ऊपर आता है? उसने कुछ तल्ख लहजे में पूछा। हाँ बेटा, सवित्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर उन्होंने अपना बैग खोला और वह लकड़ी की डिब्बी निकालकर काउंटर पर रख दी। प्रिया की आंखों में पहले उलझन, फिर चिढ़ और फिर एक तरह की नफरत दिखाई दी। डिब्बी में नोट थे, पुराने, मुड़े तुड़े, 10-10, 20-20, 50 के नोट, कुछ सिक्के भी। वह एक एक करके सावधानी से सवित्री ने बाहर निकाले और काउंटर पर जमा कर दिए। ये देखो, सवित्री बोली, मैंने गिना है, पूरे 10,000 हैं। मैंने एक एक रुपया बचाया है। प्रिया ने जैसे ही पैसे देखे, उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। ये क्या मजाक है? उसने ऊंची आवाज में कहा। इतने पुराने गंदे नोट सिक्के, आपको लगता है हम बैंक हैं क्या? और सब्जी खरीदने आए हैं यहाँ? आसपास खड़े कुछ लोगों ने मुड़कर देखा। किसी की भौहें चढ़ी, किसी के होठों पर मुस्कान आ गई। मैंने मेहनत से जोड़ा है ये सब, सवित्री ने कहा। बस चेकअप करवाना चाहती हूँ समय रहते। प्रिया ने एक नकली हंसी हंसी और बोली, मैडम, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, लेकिन नियम नियम होते हैं।
यहाँ ऐसे भुगतान नहीं लिया जाता। और फ्रैंकली स्पीकिंग, आप जैसे लोग बेसिक ओपीडी लाइन में लगते हैं। स्पेशल चेकअप आम लोगों के लिए नहीं होता। यह कहते हुए उसने एक प्रिंट निकाला और काउंटर पर फेंक दिया। ये ले जाइए, जनरल चेकअप का स्लिप है, कक्ष नंबर 3 में जाइए। स्लिप फर्श पर गिर गई। सवित्री कुछ पल चुप रहीं। फिर धीरे से नीचे झुकी, स्लिप उठाई और वहीं खड़ी रहीं। अपमान की गर्मी उनके चेहरे पर थी, मगर आंखों में अब भी शालीनता थी। क्या अब भी कुछ और चाहिए आपको? प्रिया ने चिढ़कर पूछा। नहीं बेटा, सवित्री ने धीमे स्वर में कहा। बस यह उम्मीद नहीं थी कि इस शहर में इतना अकेला महसूस होगा। काउंटर के पास खड़े कुछ लोगों के चेहरों पर संकोच के भाव थे। किसी ने कुछ कहना चाहा, फिर चुप हो गया। सवित्री ने अपनी डिब्बी वापस बैग में रखी और मुड़ने लगी। अरे अम्मा जी, लाइन में खड़े हो तो जल्दी करो, पीछे से एक औरत की आवाज आई। सबको टाइम की वैल्यू है। सवित्री ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ अपने कदम तेज करने की कोशिश की। मगर तभी एक आवाज आई, धीमी मगर सधी हुई। स्टॉप। आपने अभी जो कहा वो बहुत ही अमानवीय था। यह आवाज थी अर्जुन, अस्पताल का जूनियर मेल नर्स, जो पिछले कई महीनों से इसी काउंटर के पास की ड्यूटी पर था। उसने धीमे कदमों से काउंटर की ओर बढ़ते हुए कहा, मैंने सब देखा और सुना है, मैडम। और मुझे लगता है हमें एक मरीज से नहीं, अपने व्यवहार से शर्मिंदा होना चाहिए। सवित्री वहीं रुक गई, उनकी पीठ अब भी काउंटर की ओर थी। प्रिया ने आंखें तरेर कर अर्जुन की ओर देखा। तुम बीच में मत पड़ो अर्जुन, ये मेरे काउंटर का मामला है। मगर यह अस्पताल का भी मामला है, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। और अस्पताल सिर्फ बिल और पर्चियां नहीं होता, यह इंसानियत का भी केंद्र है। सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। कोई फुसफुसाने लगा, कोई चुपचाप सवित्री की ओर देखने लगा। सवित्री ने पलटकर अर्जुन को देखा। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, मगर आंखें भर आई थीं। उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, मगर पहली ही सीढ़ी ने यह दिखा दिया कि इंसान की कीमत इस समाज में अब भी रुपयों में तौली जाती है। पल भर को ऐसा लगा जैसे अस्पताल की भीड़ थम गई हो। अर्जुन के शब्दों ने हवा में कुछ अलग ही कंपन फैला दिया था। काउंटर के आसपास खड़े कुछ लोग अब सावित्री की ओर नहीं, बल्कि प्रिया की ओर देखने लगे थे। वह नजरें जो अब तक उपेक्षा और सहमति में थीं, अब उनमें संशय और आलोचना की हल्की झलक थी। प्रिया ने खुद को संभालने की कोशिश की। वह जानती थी कि यह अस्पताल कोई छोटा मोटा नर्सिंग होम नहीं था, यह मुंबई का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल था, जहां हर दिन हजारों लोग इलाज के लिए आते थे। और अगर बात फैलती तो वह मुश्किल में पड़ सकती थी। देखो अर्जुन, उसने संयमित आवाज में कहा, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूं। मेरे पास हर घंटे सैकड़ों मरीज आते हैं। अगर हर किसी को इस तरह से भावनाओं के आधार पर प्राथमिकता देने लगूं तो सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। अर्जुन ने जवाब देने से पहले सवित्री की ओर देखा, जो अब भी हाथ में पर्ची लिए खड़ी थीं, कंधे झुके हुए, चेहरे पर थकान मगर फिर भी शांत। सिस्टम से पहले जरूरी है इंसानियत, अर्जुन ने कहा। और अगर कोई बुजुर्ग महिला जो अपने इलाज के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लेकर आई है, उससे आप इस तरह बात करेंगी तो क्या यह सही होगा? प्रिया ने गहरी सांस ली। वह अब असहज हो गई थी, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थी। मैंने सिर्फ वही कहा जो सच है। वह पैकेज महंगा है और ये पुराने सिक्कों और नोटों को मैं स्वीकार नहीं कर सकती। अस्पताल की नीति है। नीति? पीछे से एक वृद्ध पुरुष की आवाज आई। नीति इंसानों की सेवा करने के लिए होती है, उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं।
यह आवाज अस्पताल के एक और अनुभवी मरीज की थी जो अक्सर यहाँ आते थे और स्टाफ उन्हें जानते थे। धीरे धीरे लोग अपनी अपनी जगहों से बोलने लगे, की से समर्थन में, कहीं से असहमति में। बुजुर्ग महिला है, इज्जत से बात करनी चाहिए थी। अरे हम सब गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपमान सहें। नियम तो सबके लिए होते हैं, अगर वो नहीं मानेंगी तो लाइन कैसे चलेगी। सवित्री ने इन तमाम आवाजों को शांत मन से सुना। वह जानती थीं अब बहस की लपटें तेज हो चुकी थीं, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रिया की आंखों में अब नाराजगी के साथ डर भी शामिल हो गया था। वह फाइलें समेटने लगी, जैसे खुद को किसी आंधी से बचाने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन ने आगे बढ़कर सवित्री के हाथ से पर्ची ली और बोला, माँ जी आप चलिए मेरे साथ। हम पहले डॉक्टर से बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। सवित्री ने धीरे से सिर हिलाया। वह चल पड़ी, मगर तभी पीछे से प्रिया की आवाज आई, इस बार कुछ ज्यादा तीखी, कुछ ज्यादा निजी। अगर इन लोगों को इतना ही दया आता है तो खुद पैसे देकर इनका स्पेशल टेस्ट करवा दो, या फिर अस्पताल का नाम बदलकर धर्मशाला रख दो। यह सुनते ही अर्जुन ठिठक गया। वह मुड़ा और उसकी आंखों में अब गुस्से की वह झलक थी जो अब तक वह संयम से दबाए हुए था। आपको क्या लगता है प्रिया, वह बोला, गरीब होना गुनाह है? क्या कोई अपनी मजबूरी लेकर यहाँ आता है, शौक से नहीं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, प्रिया बोली। आप मेरे शब्दों को तोड़मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। आपके शब्दों की जरूरत नहीं, आपके लहजे ने सब कह दिया, अर्जुन ने जवाब दिया। अस्पताल की लॉबी में सन्नाटा था। सबकी नजरें अब सिर्फ दो लोगों पर थीं, एक युवा नर्स जो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बोल रहा था, और एक कर्मचारी जो सिस्टम और अपनी स्थिति को बचाने में लगी थी। सवित्री ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा चलो, मुझे किसी से बहस नहीं करनी। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि मेरा शरीर अब कितना साथ देगा। अर्जुन ने धीरे से उनका हाथ थामा और उन्हें वहां से ले चला। प्रिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वे दोनों धीरे धीरे लॉबी पार करके डॉक्टरों की केबिन की ओर बढ़ गए। उनके पीछे पीछे कुछ लोगों की निगाहें अब भी थीं, किसी की आंखों में सहानुभूति थी, किसी में पछतावा, तो किसी में नफरत। सीढ़ियां चढ़ते हुए सवित्री ने अर्जुन से पूछा, बेटा तुम किस विभाग में काम करते हो? मैं कार्डियोलॉजी यूनिट में जूनियर नर्स हूं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। सवित्री ने एक पल के लिए ठहरकर उसकी ओर देखा। कार्डियोलॉजी, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। हाँ माँ जी, क्यों? अर्जुन ने पूछा। कुछ नहीं, सवित्री ने सिर झुका लिया, बस यूं ही मेरे बेटे का दिल भी कभी यहीं धड़कता था। यह कहते हुए उन्होंने अस्पताल की दीवारों की ओर देखा, मानो उन ईंटों और टाइल्स के भीतर कहीं उनके बेटे की यादें समाई हों। अर्जुन चुपचाप उनके साथ चलता रहा। वह समझ गया था कि यह सिर्फ एक बुजुर्ग महिला का इलाज नहीं, एक माँ की अधूरी यात्रा थी, अपने खोए हुए बेटे के निशान तलाशने की यात्रा। उनकी चाल भले धीमी थी, मगर यह कहानी अब तेज हो रही थी। अर्जुन और सवित्री देवी अस्पताल की संकरी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। हर कदम पर सवित्री की सांस थोड़ी और भारी होती जा रही थी, मगर चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। अर्जुन की बाह का सहारा उन्हें था, और शायद पहली बार वर्षों में उन्हें यह एहसास हुआ कि कोई उनका हाथ थामे हुए है। कार्डियोलॉजी यूनिट के बाहर उन्होंने थोड़ी देर के लिए एक बेंच पर बैठने की इजाजत मांगी। अर्जुन ने पानी की बोतल दी। सवित्री ने एक घूंट पिया, फिर अपने झोले से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। कागज हल्का पीला पड़ चुका था, किनारे मुड़े हुए थे। ये अर्जुन का आखिरी पत्र है, उन्होंने कहा, मरने से 2 दिन पहले लिखा था।
कहता था, माँ मैं आपके लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। अर्जुन, जो अब तक केवल सहायक था, धीरे धीरे भावनात्मक रूप से जुड़ने लगा था। उसके चेहरे पर गहराता हुआ आदर झलकने लगा था। आपका बेटा बहुत महान था, माँ जी, उसने कहा। आपने बताया कि आपने उसके अंगदान की अनुमति दी थी। सवित्री ने सिर हिलाया। हाँ, और मैं आज तक नहीं जानती कि उसका दिल, उसकी आंखें, उसके अंग किन लोगों के जीवन में समाये हैं। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि तभी कार्डियोलॉजी यूनिट का दरवाजा खुला और एक वरिष्ठ डॉक्टर बाहर निकले। अर्जुन ने उन्हें सलाम किया और जल्दी से स्थिति समझाई। डॉक्टर ने कुछ देर सवित्री की आंखों में देखा, फिर कहा, आपका केस मैं देखता हूं। अर्जुन ने आपके बारे में बताया। चलिए पहले ईसीजी और ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं। वह प्रक्रिया शुरू हुई। सवित्री शांत थीं। उनके चेहरे पर एक तरह की स्वीकृति थी, जैसे वह इस जांच को अपनी किस्मत का निर्णय मान चुकी हों। इधर अस्पताल की लॉबी में प्रिया की हरकतों की चर्चा तेजी से फैल रही थी। जो लोग चुप थे, वे अब बोलने लगे थे। एक युवा महिला, जो अपनी मां के साथ आई थी, काउंटर पर आकर बोली, मैंने आपकी बात सुनी थी, मैडम। आपको बुजुर्गों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हम सब यहाँ किसी ना किसी लाचारी में आते हैं। प्रिया ने कड़े स्वर में जवाब देने की कोशिश की, मगर आवाज में पहले जैसी ठसक नहीं थी। मैंने सिर्फ प्रक्रिया का पालन किया, उसने कहा। प्रक्रिया का पालन करते हुए इंसानियत मर जाए तो क्या फायदा उस प्रक्रिया का, वही महिला बोली, और यह बात कुछ लोगों ने तालियों से सराही। भीड़ अब दो हिस्सों में बंटती नजर आने लगी थी। एक तरफ वे लोग जो अस्पताल के कर्मचारियों की व्यस्तता और थकान को समझते थे, और दूसरी तरफ वे लोग जो मानते थे कि भले ही नियम हो, इंसान की गरिमा सबसे ऊपर है। प्रिया चुप हो गई। वह अब सिर्फ काउंटर पर बैठी रही, मगर उसकी आंखें बार बार अर्जुन और सवित्री की ओर उठती रहीं, जो अब यूनिट के भीतर थे। वहीं अंदर ईसीजी मशीन की बीप के बीच डॉक्टर रिपोर्ट देख रहे थे। उन्होंने अर्जुन को पास बुलाया। दिल की हालत बहुत अच्छी नहीं है, डॉक्टर ने धीरे से कहा। धड़कन असामान्य है और फेफड़ों में भी तरल की संभावना है। अर्जुन ने सवित्री की ओर देखा। क्या ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी? संभावना है, डॉक्टर बोले, मगर हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे। सवित्री, जो सब कुछ सुन रही थीं, बस मुस्कुरा दी। बेटा, अब अगर मेरा शरीर थक गया है तो मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं बस यह जानना चाहती थी कि मैं कितनी दूर तक चल पाई हूं। अर्जुन ने उनकी ओर झुककर कहा, आपको थकने नहीं देंगे, माँ जी। आप अब अकेली नहीं हैं। उस क्षण सवित्री की आंखों में एक ऐसी चमक आई जो शायद वर्षों से छुपी हुई थी, किसी दया की, न आशा की, बल्कि उस सच्चे जुड़ाव की जो खून से नहीं, भावना से होता है। इसी बीच अस्पताल की लॉबी में एक और अप्रत्याशित घटना घट रही थी। अचानक अस्पताल का एक सीनियर कंसल्टेंट डॉ. राजन, जो बहुत कम ही जनरल एरिया में आते थे, प्रिया के काउंटर की ओर आए। आप प्रिया हैं? उन्होंने पूछा। प्रिया चौंकी। जी सर, मैंने आपके बारे में शिकायत सुनी है, डॉक्टर राजन ने कहा, और मैं खुद जानना चाहता हूं कि क्या हुआ था। प्रिया ने घबराकर जवाब देने की कोशिश की। सर, वो एक बुजुर्ग महिला थीं, जिन्होंने पुराने सिक्कों और नोटों से फुल चेकअप का पेमेंट करना चाहा, और मैंने सिर्फ उन्हें नियम समझाए। क्या आपने उनकी बात सुनी थी? राजन ने पूछा, या केवल उनकी सूरत देखकर फैसला कर लिया था कि वो योग्य नहीं हैं? प्रिया कुछ नहीं बोली। डॉक्टर राजन की आंखें अब सख्त थीं। उन्होंने चारों ओर खड़े लोगों की ओर देखा, फिर कहा, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह अस्पताल किसी की सामाजिक स्थिति के आधार पर निर्णय नहीं करता।
अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से इलाज का खर्च लाया है तो उसका हक बनता है कि उसे पूरा सम्मान मिले। उन्होंने एक सांस ली, फिर धीमे स्वर में कहा, और आप जानती हैं वो महिला कौन है? प्रिया ने आंखें उठाईं। वो उस युवक की मां है जिसने 15 साल पहले एक दुर्घटना में जान गंवाई थी और अपनी मृत्यु के बाद अपने अंगों से 6 लोगों की जान बचाई थी। लॉबी एक बार फिर सन्नाटे में डूब गई। डॉक्टर राजन ने आगे कहा, और उन 6 में से एक मैं हूं। मैं आज जो जिंदा हूं उस मां के बेटे की वजह से हूं। यह वाक्य एक बिजली की तरह फैला। लोग स्तब्ध थे। प्रिया के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में पानी भर आया। सवित्री, जो अब भी यूनिट के भीतर थीं, नहीं जानती थीं कि बाहर उनकी पहचान के परतें खुल रही हैं। उनकी कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, वो अब एक पूरे अस्पताल की आत्मा को झकझोर रही थी। डॉक्टर राजन की आवाज, उनकी गंभीरता और वह एक वाक्य, मैं आज जो जिंदा हूं उस मां के बेटे की वजह से हूं, ने पूरा माहौल बदल दिया था। एक पल पहले जो लोग अस्पताल की थकान, लंबी कतारें और नियमों की बात कर रहे थे, वे अब गहरे मौन में थे। सब जैसे कुछ खो चुके हों और अभी अभी उसका महत्व समझ में आया है। प्रिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में पानी था, लेकिन यह पश्चाताप का पानी था, वह खामोशी जो इंसान के भीतर से उठती है जब उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक गलती नहीं की बल्कि एक इंसान को उसकी गरिमा से वंचित किया। डॉक्टर राजन ने अपनी नजरें प्रिया से हटाकर बाकी स्टाफ की ओर घुमाईं। क्या हम इस महिला को उसकी गरीबी से परिभाषित करेंगे या उसकी महानता से? प्रिया ने फटे स्वर में कहा, सर, मुझे नहीं पता था। अगर मैंने जान लिया होता कि वो। अगर तुम जान भी लेती, डॉक्टर राजन ने बात काटते हुए कहा, तो क्या फर्क पड़ता? क्या किसी की पहचान, उसका अतीत या उसका बलिदान ही तय करेगा कि हम उसे इज्जत देंगे या नहीं? क्या एक साधारण बुजुर्ग महिला को तब तक सहानुभूति नहीं मिलेगी जब तक हम उसके बारे में कोई गौरवपूर्ण बात ना जान लें? यह सवाल हवा में तैरता रह गया। भीड़ में खड़े एक वृद्ध पुरुष ने धीरे से कहा, हम सब कभी ना कभी ऐसे किसी बूढ़े इंसान से मिले हैं जो चुपचाप अपनी थकान लिए फिरते हैं, लेकिन हम में से कितनों ने उनके पास बैठकर उनकी कहानी पूछी? कुछ लोग गर्दन झुकाकर खामोश खड़े रहे। उसी वक्त अर्जुन सवित्री को लेकर यूनिट से बाहर आया। सवित्री थकी हुई लग रही थीं, लेकिन चेहरे पर संतोष की हल्की सी रेखा थी। वह नहीं जानती थीं कि बाहर उनके बारे में क्या क्या कहा गया है या कौन उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही डॉक्टर राजन की नजर सवित्री पर पड़ी, उनका चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में वो देखभाल थी जो शायद एक बेटे की आंखों में होती है। उन्होंने धीरे धीरे उनके पास जाकर कहा, माँ जी, क्या मैं कुछ पल आपके साथ बैठ सकता हूँ? सवित्री थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। जरूर डॉक्टर साहब, आप तो बहुत व्यस्त रहते होंगे। आपके लिए समय निकालना मेरी जिम्मेदारी है, डॉक्टर राजन ने कहा। वे दोनों पास की बेंच पर बैठे। आसपास के लोग अब दूर से देख रहे थे। किसी ने मोबाइल से वीडियो लेना शुरू कर दिया, किसी ने तस्वीरें खींचनी चाहीं, लेकिन अर्जुन ने सबको हाथ के इशारे से रोक दिया। डॉक्टर राजन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं आपका ऋणी हूं। अगर आपका बेटा न होता तो शायद मैं आज इस दुनिया में न होता। सवित्री ने पहले तो कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने बहुत हल्के स्वर में पूछा, आपका ऑपरेशन किस साल हुआ था? 2010 जून में, राजन बोले। सवित्री की आंखें कुछ पल को धुंधली हो गईं। अर्जुन का भी वही महीना था, 8 जून। वो उस दिन ड्यूटी से लौटते हुए एक्सीडेंट में चला गया था। राजन अब स्पष्ट समझ चुके थे, यह सिर्फ कोई आम मेल नहीं था। यह समय और नीति की ऐसी कड़ी थी
जो इंसानों से ज्यादा ईश्वर की रचना लग रही थी। मैं नहीं जानता था कि मेरा दिल किसी माँ के इतने बड़े बलिदान की देन है, उन्होंने कहा। सवित्री ने राजन की ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई अभिमान नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, केवल शांति थी। मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरे बेटे का दिल किसी डॉक्टर में धड़क रहा होगा, उन्होंने कहा। मगर अगर धड़क रहा है और वो दिल लोगों की जान बचा रहा है, तो समझो मेरा अर्जुन अब भी जिंदा है। यह कहते हुए उन्होंने अनायास ही अपना हाथ राजन की छाती की ओर बढ़ाया और वहां कुछ क्षणों तक रखा, जैसे वह अर्जुन के दिल की धड़कन महसूस करना चाहती हूं। राजन की आंखें भर आईं। उन्होंने उस हाथ को दोनों हथेलियों से थामा और कहा, मैं आपको वचन देता हूं माँ जी, मैं इस दिल को कभी थकने नहीं दूंगा। यह अब सिर्फ मेरा नहीं है, यह आपकी उम्मीदों का भी बोझ उठाता है। यह क्षण इतना सजीव, इतना सच था कि आसपास खड़े लोग भी रो पड़े। प्रिया अब तक एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रही थी। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे सवित्री के पास आकर झिझकते हुए कहा, माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने आपको पहचाना नहीं। नहीं, आपकी पहचान नहीं, आपकी इंसानियत को नहीं पहचाना। सवित्री ने उसकी ओर देखा। कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, बेटा, अगर तुम अब पहचान गई हो तो वही काफी है। प्रिया वहीं जमीन पर बैठ गई। उसने सवित्री के पैरों को छूना चाहा, लेकिन सवित्री ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। अर्जुन एक तरफ खड़ा था, उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं। डॉक्टर राजन ने फिर सामने खड़े सभी स्टाफ और मरीजों की ओर देखा और कहा, आज से यह अस्पताल सिर्फ इलाज का स्थान नहीं रहेगा। यह एक मंदिर होगा जहां हर मरीज, चाहे वह किसी भी वर्ग या अवस्था का हो, सम्मान के साथ देखा जाएगा। उस दिन से वहां मौजूद हर किसी के भीतर कुछ बदल चुका था। सवित्री अब अस्पताल के लिए एक नाम मात्र नहीं रह गई थीं, वह एक प्रतीक बन चुकी थीं। एक मां जिसकी चुप्पी ने सबको झकझोर दिया था। मुंबई जनरल हॉस्पिटल की उस दोपहर की गर्मी अब किसी को महसूस नहीं हो रही थी। अस्पताल की दीवारों के भीतर जो कुछ घटा था, वह अब शब्दों, तस्वीरों और भावनाओं के जरिए अस्पताल की सीमाओं को लांघ चुका था। किसी मरीज के रिश्तेदार ने मोबाइल से वीडियो बनाया था वह पल जब डॉक्टर राजन ने सवित्री देवी को मां कहा, जब उन्होंने यह स्वीकारा कि उनके सीने में धड़कता दिल किसी ऐसे बेटे का है जिसने मरते वक्त भी दूसरों को जिंदा रखने का वरदान दे दिया। उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन वह जैसे आग की तरह फैल गया। कुछ ही घंटों में सावित्री मां ट्रेंड करने लगा। लोग लिखने लगे, कभी अस्पताल में इंसानियत को मरते देखा था, आज उसे फिर से जीते देखा। उस मां को सलाम जिसने बेटा खोया और फिर भी दुनिया को जीवन दिया। हमने डॉक्टर राजन को हमेशा एक आदर्श डॉक्टर माना, लेकिन आज उन्होंने एक आदर्श बेटा बनकर दिखाया। अस्पताल के भीतर भी माहौल बदल चुका था। वह लॉबी जहां कभी एक बुजुर्ग महिला को पैसे के कारण खारिज किया गया था, अब श्रद्धा का स्थान बन चुकी थी। नर्सें, जूनियर डॉक्टर्स, वार्ड बॉय साइलेंटली विस्पर्ड अबाउट हर सावित्री देवी। प्रिया, जो अभी तक केवल अपनी डेस्क के पीछे बैठी एक प्रशासनिक अधिकारी थी, अब खुद को उन निगाहों के बीच पा रही थी जिनमें सवाल कम और दया ज्यादा थी। उसने अपने व्यवहार पर आत्ममंथन किया था। वह हर उस पल को याद कर रही थी जब उसने किसी मरीज की आंखों में दर्द देखकर भी नजरें फेर ली थीं। वहीं अर्जुन के भीतर भी बदलाव हो रहा था। उसने पहली बार अस्पताल के काम को केवल नौकरी नहीं, एक सेवा के रूप में महसूस किया।
वह हर छोटे छोटे काम में अब संवेदनशीलता लाने लगा। था भी किसी मरीज की चादर ठीक कर देना, कभी किसी बुजुर्ग को पानी पिला देना। सवित्री का स्पर्श, उनकी बातें और उनके बेटे की कहानी ने अर्जुन को भीतर से झकझोर दिया था। सवित्री, जो इन सब हलचलों से बेखबर थीं, अब कार्डियोलॉजी यूनिट के प्राइवेट कक्ष में थीं। डॉक्टर राजन ने खुद यह व्यवस्था करवाई थी। उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया था और अगली सुबह उनके कुछ विशेष टेस्ट किए जाने थे। अर्जुन शाम को उनके पास आया। उसके हाथ में फल थे और एक समाचार पत्र। माँ जी, उसने कहा, आप अखबार में हैं। सवित्री चौंक गईं। क्या मतलब? अर्जुन ने पहला पन्ना खोला। वहां एक तस्वीर थी उन्हीं की, डॉक्टर राजन के साथ। नीचे छपा था, मां का दिल, डॉक्टर के सीने में, अंगदान से जुड़ी सबसे भावनात्मक कहानी। सवित्री ने चुपचाप तस्वीर देखी। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं बोली। फिर धीरे से कहा, यह सब जरूरी था क्या बेटा? लोगों को जानना चाहिए माँ जी, अर्जुन ने कहा। कभी कभी एक कहानी दूसरों को इंसान बना देती है। सवित्री मुस्कुराई। अगर मेरी चुप्पी लोगों को बोलना सिखा सके तो ठीक है। इसी बीच डॉक्टरों ने कुछ रिपोर्ट्स मंगाई थीं। जब वे आईं, डॉक्टर राजन ने उन्हें देखकर माथा सिकोड़ लिया। उन्होंने तुरंत एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया। अर्जुन को एक ओर ले जाकर उन्होंने धीरे से कहा, हमें चिंता है। दिल की मांसपेशियां बहुत कमजोर हो चुकी हैं और कुछ हिस्सों में सूजन है। अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो स्थिति बिगड़ सकती है। तो फिर ऑपरेशन करें, अर्जुन ने तुरंत कहा। मगर उनका शरीर बहुत कमजोर है, राजन बोले, उम्र ज्यादा है, रिस्क होगा। और अगर ना किया जाए तो 2-3 महीने से ज्यादा का समय मुश्किल है, राजन ने कहा। वह एक ठंडी सच्चाई थी। अर्जुन के लिए यह सुनना आसान नहीं था। वह तुरंत कमरे में गया और सवित्री के पास बैठ गया। माँ जी, उसने कहना शुरू किया, मगर रुक गया। क्या हुआ बेटा? सवित्री ने पूछा। रिपोर्ट्स ठीक नहीं हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन जरूरी है, मगर थोड़ा जोखिम है। सवित्री ने बहुत शांति से उसकी बात सुनी। फिर बोली, तो कर लो ऑपरेशन, जो होगा देखा जाएगा। मैंने तो अर्जुन को भी बिना डरे खो दिया था, अब अपने लिए डरूं? अर्जुन ने उनकी हथेली थामी। आप डरती नहीं माँ जी, आप सिखाती हैं कि डर को कैसे देखा जाए। रात भर अर्जुन वहीं रहा। सुबह जैसे ही धूप कमरे की खिड़की से भीतर आई, अस्पताल के कुछ स्टाफ सदस्य आकर उनका हाल पूछने लगे। प्रिया भी आई। उसने दरवाजे पर खड़े होकर धीरे से कहा, माँ जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जरूर बेटा, सवित्री ने जवाब दिया। प्रिया भीतर आई और उनके बिस्तर के पास बैठ गई। उसके हाथ में एक फोल्डर था। मैंने अस्पताल प्रशासन से अनुरोध किया है, उसने कहा, कि आपके ऑपरेशन का पूरा खर्च अस्पताल वहन करे। और अब वो मान भी गए हैं। सवित्री कुछ पल चुप रहीं, फिर मुस्कुरा दी। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? प्रिया। तो प्रिया, तुमने गलती की थी, लेकिन अब उसे सुधारा भी है। यही सबसे बड़ा साहस है। प्रिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। उस दिन अस्पताल में किसी एक मरीज के लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए निर्णय लिया जा रहा था। और सवित्री देवी, जो कभी सिर्फ एक पर्ची की हकदार मानी गई थीं, अब एक आंदोलन की प्रेरणा बन चुकी थीं। अस्पताल के कार्डियोलॉजी यूनिट में हलचल अब कुछ अलग तरह की थी। आमतौर पर जहां हर मरीज एक संख्या होता था, एक नाम जिसकी फाइल किसी रैक में बंद हो जाती थी,
वहीं सवित्री देवी अब एक चेहरा बन चुकी थीं, एक ऐसी पहचान जो हर किसी के मन में कुछ छोड़ गई थी। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर राजन ने स्वयं सर्जरी के लिए टीम तैयार की थी और अस्पताल प्रशासन ने सभी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए थे। सुबह की किरणों के साथ अर्जुन ने सवित्री को तैयार करने में मदद की। उन्होंने हल्के सफेद कपड़े पहनाए, बालों को कंघी किया और माथे पर चंदन का एक छोटा सा तिलक लगाया। सवित्री मुस्कुरा रही थीं। उनका चेहरा शांत था, जैसे वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हों। माँ जी, अर्जुन ने कहा, अगर घबराहट हो तो मुझे बताइए। मैं यहीं हूँ सारा समय। घबराहट, सवित्री ने धीमे स्वर में कहा, जब मैं अपने बेटे के जाने का सामना कर चुकी हूँ तो अब इस जीवन की विदाई से क्यों डरूं? मगर ये विदाई नहीं है, अर्जुन ने कहा, ये एक नई शुरुआत है। और मैं चाहता हूं कि आप ये शुरुआत करें हमारे लिए। सवित्री ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। बेटा, उन्होंने कहा, अगर मैं ना भी बच सकूं तो जानना चाहती हूं कि मेरी कहानी अधूरी नहीं रह जाएगी, कि जो मैंने अपने बेटे से सीखा वह किसी और तक पहुंचेगा। अर्जुन ने उनका हाथ थामा और बोला, ये वादा है माँ जी। आपकी कहानी अब इस अस्पताल की आत्मा का हिस्सा बन चुकी है। कुछ ही पलों बाद डॉक्टर की टीम कमरे में आई। डॉक्टर राजन सबसे आगे थे। माँ जी, उन्होंने कहा, अब हम आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं। सब कुछ तैयार है। हम पूरी कोशिश करेंगे। सवित्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे आप पर पूरा विश्वास है डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे बेटे का दिल आपके भीतर है। इन शब्दों ने जैसे पूरे कमरे को मौन कर दिया। राजन की आंखें एक पल के लिए भर आईं। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखकर धीरे से सिर झुकाया। अर्जुन स्ट्रेचर के साथ साथ चल रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंचते ही सवित्री ने उसका हाथ थामा। एक बात कहनी है, उन्होंने कहा। जी माँ जी। अगर कुछ हो जाए तो मेरी राख उस पेड़ के नीचे बिखेर देना जहां अर्जुन बचपन में खेला करता था, और वहां कोई बोर्ड लगा देना, यहाँ एक माँ का इंतजार पूरा हुआ था। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सिर हिलाया लेकिन बोल नहीं पाया। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बंद हो गए। बाहर की दुनिया एक बार फिर रुक गई। लॉबी में लोग अब भी उस कहानी की चर्चा कर रहे थे। अस्पताल की नर्सें, जिन्हें शायद पहले कभी किसी मरीज का नाम याद नहीं रहता था, अब एक दूसरे से पूछ रही थीं, माँ जी कैसी हैं? ऑपरेशन शुरू हुआ क्या? प्रिया भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर खामोश खड़ी थी। उसके हाथ में वह पुरानी डिब्बी थी जिसमें सवित्री ने पैसे जमा किए थे, वही पैसे जिन्हें कभी उसने हंसी में उड़ा दिया था। आज वह डिब्बी उसके हाथों में जैसे एक दर्पण बन चुकी थी जिसमें वह अपना अतीत देख रही थी। करीब 3 घंटे तक ऑपरेशन चला। अर्जुन बार बार घड़ी देखता, प्रिया चुपचाप बैठी रही और कुछ अन्य स्टाफ बार बार आकर हाल पूछते। डॉक्टर राजन हर पल सावधानी से सर्जरी कर रहे थे। वह जानते थे कि यह सिर्फ एक सर्जरी नहीं है, यह उनके लिए एक कर्ज चुकाने जैसा है, एक माँ को उसकी उम्मीदें लौटाने जैसा है। 3 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर राजन बाहर आए। अर्जुन तुरंत खड़ा हुआ। प्रिया भी पास आ गई। कैसी है माँ जी? अर्जुन ने पूछा, स्वर कांप रहा था। राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑपरेशन सफल रहा है। दिल अब स्थिर है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अभी वह सुरक्षित हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने राजन के हाथ थामे और कहा, धन्यवाद सर। आपने सिर्फ एक दिल नहीं बचाया, आपने एक माँ का विश्वास बचाया है।
राजन ने उसका कंधा थपथपाया। नहीं अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया। यह तो उनका ही दिल था जो अब भी लड़ना जानता है। उस दिन अस्पताल में हर कोई जैसे चैन की सांस ले रहा था। प्रिया ने वह डिब्बी अर्जुन को दी। यह उन्हें वापस दे देना, उसने कहा। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से संभाल कर रखा था। अब ये उनकी कहानी का हिस्सा है। अर्जुन ने डिब्बी ली और सिर हिलाया। अब ये हम सबकी कहानी है। उस रात आईसीयू के बाहर अर्जुन ने पहरा दिया। हर कुछ मिनट में वह खिड़की से झांकता, मशीनों की बीप सुनता और सवित्री के चेहरे पर नजर डालता। वह सो नहीं पाया। वह जानता था कुछ कहानियां सिर्फ किताबों के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां जिंदा लोगों की सांसों में पलती हैं। और अब वह खुद उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। सवित्री देवी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। आईसीयू की मशीनों की बीप अब धीमी लेकिन स्थिर थीं। धुंधली सी रोशनी में उन्होंने सामने देखा अर्जुन थके हुए चेहरे के साथ उनकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, इंतजार था। माँ जी, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा। सवित्री ने उसकी ओर एक हल्की मुस्कान भेजी। मैं अब भी यहाँ हूँ। हाँ माँ जी, अर्जुन ने उनकी हथेली थामते हुए कहा। आपने फिर से सबको जीता है। सवित्री ने चारों ओर देखा। ऑक्सीजन मास्क अब हटा दिया गया था, लेकिन सांसें अब भी भारी थीं। ऑपरेशन सफल रहा, अर्जुन ने कहा। डॉक्टर राजन ने खुद किया। अब आपको सिर्फ आराम करना है। सवित्री ने आंखें मूंद लीं। कुछ क्षणों तक चुप रहीं, फिर बोली, क्या तुम जानते हो अर्जुन, जिंदगी कभी कभी मौत से ज्यादा कठिन होती है। अर्जुन चौंका। ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि जिंदगी में इंसान को हर दिन जवाब देने होते हैं, दूसरों को भी और खुद को भी, उन्होंने कहा। तो क्या आप थक गई थीं? अर्जुन ने पूछा। नहीं, सवित्री ने धीरे से कहा, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैंने अपने बेटे को दिया और आज वही दिल मुझे जीवन दे रहा है। यह कैसी विडंबना है? अर्जुन चुप रहा। मगर फिर मैं सोचती हूँ, वह बोली, कि शायद यही जीवन का चक्र है। हम जो देते हैं वह किसी न किसी रूप में लौटकर आता है। तभी प्रिया अंदर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता था। माँ जी, उसने झिझकते हुए कहा, ये आपके लिए। सवित्री ने उसकी ओर देखा। चेहरे पर एक हल्की सी चंचलता थी। गुलाब? हाँ, अर्जुन को गुलाब पसंद थे। प्रिया मुस्कुरा दी। अब शायद वह किसी और के दिल में धड़क रहे हैं और वही पसंद अब आपको जीने का कारण दे रही है। कमरे में कुछ क्षणों के लिए एक गहरी शांति छा गई। इसी बीच अस्पताल के प्रशासन ने निर्णय लिया था कि सावित्री देवी के सम्मान में एक विशेष दीवार बनाई जाएगी, दीवारे मानवता, जहां उनके बेटे अर्जुन और उन सभी अंगदाताओं की तस्वीरें लगाई जाएंगी जिन्होंने जीवन देकर किसी और को सांस दी। यह खबर मीडिया तक पहुंची। टीवी चैनलों पर रिपोर्ट्स आईं, समाचार पत्रों में संपादकीय लिखे गए। किसी माँ का दिया हुआ दिल अब माँ को जीवन दे रहा है। जब अस्पताल के गलियारे इंसानियत की कहानी कहने लगे, सवित्री अब जान चुकी थीं कि उनका जीवन अब सिर्फ उनका नहीं रहा। वह एक प्रतीक बन चुकी थीं। मगर उनके भीतर कुछ और भी चल रहा था। एक रात जब अर्जुन उनके पास बैठा था, उन्होंने कहा, बेटा, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इस बार ना बच पाई होती तो क्या फर्क पड़ता। बहुत फर्क पड़ता, अर्जुन ने तुरंत कहा। किसके लिए? मेरे लिए, प्रिया के लिए, डॉक्टर राजन के लिए, इस अस्पताल के लिए और उनके लिए भी जो अब इंसानियत को नए नजरिए से देख पा रहे हैं। सवित्री ने चुपचाप उसकी बात सुनी।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण औरत की कहानी इतनी दूर तक जाएगी, उन्होंने कहा। आप साधारण नहीं हैं, माँ जी, अर्जुन ने कहा। आपने सिखाया कि एक माँ की खामोशी भी क्रांति ला सकती है। अगली सुबह सवित्री को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वहां पहले से बहुत से मरीज थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सवित्री देवी को वहां लाया गया है, सब खड़े हो गए। कोई उन्हें माँ जी कह रहा था, कोई सवित्री माता, और कोई बस उनकी ओर देखकर हाथ जोड़ रहा था। सवित्री थोड़ी असहज हुई। अर्जुन ने धीरे से कहा, आपने जो जिया है वो लोग अब जीना चाहते हैं। यही सम्मान है। कुछ दिनों में सवित्री की हालत स्थिर हो गई। डॉक्टर राजन ने सलाह दी कि उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन वह अब अस्पताल से घर जा सकती हैं। डिस्चार्ज के दिन अस्पताल में एक छोटा सा समारोह रखा गया। वहां डॉक्टर राजन, प्रिया, अर्जुन और पूरा स्टाफ उपस्थित था। राजन ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, हमने इस अस्पताल में कई सर्जरी की हैं, कई जिंदगियां बचाई हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमने पहली बार एक आत्मा को समझा है। सवित्री देवी सिर्फ एक मां नहीं है, वह मानवता की चलती फिरती मिसाल हैं। सवित्री ने मंच पर आकर माइक थामा। आवाज धीमी थी, लेकिन दृढ़। मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, उन्होंने कहा। बस एक मां की तरह सोचा, अगर मेरे बेटे की मौत किसी और की जिंदगी बन सकती है, तो वह मौत बेकार नहीं जाएगी। पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगीं। और अगर आज मैं जिंदा हूं, उन्होंने कहा, तो वह भी मेरे बेटे की ही वजह से है। उसकी धड़कनें अब भी चल रही हैं, बस एक नए शरीर में। मैं उस दिल की मां हूं और हमेशा रहूंगी। उस पल हर कोई खड़ा हो गया। सवित्री देवी अब सिर्फ एक नाम नहीं थीं। वह आवाज बन चुकी थीं, उनके लिए जो कभी बोले नहीं, उनके लिए जो कभी सुने नहीं गए। सवित्री देवी के अस्पताल से घर लौटने के बाद कुछ दिन जैसे पूरी मुंबई ने चैन की सांस ली हो। लेकिन उनके भीतर एक नया विचार जन्म ले चुका था, क्या ये यहीं खत्म होना चाहिए? क्या उनकी कहानी का अर्थ सिर्फ अस्पताल की दीवारों तक सीमित रहना चाहिए? एक शाम जब अर्जुन उन्हें चाय देने आया, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैं कुछ करना चाहती हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब और क्या करना है माँ जी? आपने तो पहले ही सबके दिल जीत लिए। नहीं, सवित्री ने कहा, वो तो बस शुरुआत थी। मैं चाहती हूं कि जो लोग अंगदान के बारे में डरते हैं, अनजान हैं, उन्हें बताया जाए कि यह मौत नहीं, जीवन का विस्तार है। अर्जुन चुप हो गया। वह समझ गया था कि यह कोई भावनात्मक विचार नहीं, बल्कि एक स्पष्ट योजना है। अगले दिन उन्होंने अस्पताल जाकर डॉक्टर राजन और प्रिया से इस विषय में बात की। हम एक अभियान शुरू करें, सवित्री ने कहा, सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूलों में, मंदिरों के बाहर जहां लोग सहज होते हैं। हम वहां जाएं और अपनी कहानी बांटें। डॉक्टर राजन कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, आप सही कह रही हैं। अगर लोग एक माँ की कहानी से जुड़ते हैं, तो शायद वे अपने फैसलों पर फिर से विचार करेंगे। प्रिया ने तुरंत एक नाम सुझाया, धड़कने जिंदा रहें। यह अभियान अगले कुछ ही हफ्तों में एक जन आंदोलन में बदल गया। सवित्री देवी और अर्जुन हर रविवार को किसी न किसी जगह जाते, लोगों से मिलते, बात करते, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते। एक दिन एक युवा लड़की उनके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ जी, उसने कहा, मेरे भाई का हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसका ब्रेन डेड हो चुका है, लेकिन हम अंगदान से डर गए, हमने ना कहा। पर अब जब आपकी कहानी सुनी, तो पछतावा हो रहा है। सवित्री ने उसका हाथ थामा। पछतावा जीवन का हिस्सा है, बेटी। लेकिन अब तुम ये बात दूसरों को बताओ, ताकि वे वह गलती ना दोहराएं।
अभियान धीरे धीरे राज्य सरकार की नजरों में आया। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद एक कार्यक्रम में सवित्री देवी को आमंत्रित किया। मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा, कानून तो बहुत बनते हैं, लेकिन जो बात कानून नहीं कर सकते वो कहानियां कर सकती हैं। और सवित्री देवी की कहानी ने हमें बदल दिया है। इस सम्मान के बाद अर्जुन ने एक दिन सवित्री से पूछा, क्या आप अब संतुष्ट हैं? संतोष, सवित्री ने हल्की हंसी के साथ कहा, बेटा, संतोष तो मृत्यु के बाद आता है। अभी तो मैं जीवित हूं और जब तक यह दिल धड़कता है कुछ न कुछ करना है। इसी बीच अस्पताल से एक खबर आई। एक युवा लड़के को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, लेकिन कोई डोनर नहीं मिल रहा था। पूरे अस्पताल में बेचैनी थी। डॉक्टर राजन ने अर्जुन को बुलाया। मुझे सवित्री माँ से एक सलाह चाहिए, उन्होंने कहा। अर्जुन ने सवित्री को सब बताया। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अर्जुन, अब समय है कि हम अपने अभियान को और गहरा करें। सिर्फ जागरूकता नहीं, अब हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि वे कदम भी उठाएं। उन्होंने उस लड़के के माता पिता से मिलने का प्रस्ताव रखा। जब वे मिले, सवित्री ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, अपनी भावनाएं बांटी। माता पिता पहले चुप रहे, फिर मां फूट फूट कर रोने लगी। हम नहीं चाहते कि कोई और हमारी तरह असहाय महसूस करे, उन्होंने कहा। कुछ ही दिनों में एक मृत युवक के परिवार ने अंगदान की स्वीकृति दी और वह युवा लड़का बच गया। यह घटना पूरे देश में फैली। समाचार चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, रेडियो पर, हर जगह सिर्फ एक ही बात थी, एक मां की धड़कनें अब लाखों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। लेकिन सवित्री देवी अब शारीरिक रूप से थकने लगी थीं। भले ही उनका हृदय अब स्थिर था, उम्र और सफर ने उन्हें थका दिया था। एक रात अर्जुन उनके पास बैठा था। सवित्री नींद में थीं, लेकिन उनका चेहरा शांति से भरा था। अर्जुन ने उनके माथे पर हाथ रखा और सोचा, वही महिला हैं जिनके जीवन की शुरुआत एक गुमनाम कोने में हुई थी, लेकिन जिन्होंने अपनी आवाज से लाखों दिलों को छू लिया। आपने हम सबको बदल दिया, माँ जी, उसने धीरे से कहा, और ये बदलाव अब कभी रुकेगा नहीं। सवित्री की आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वे सब कुछ सुन रही हैं। सवित्री देवी की तबीयत धीरे धीरे फिर बिगड़ने लगी थी। शरीर थक चुका था, उम्र अपना असर दिखा रही थी। डॉक्टर राजन हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन वे भी जानते थे कुछ यात्राएं अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही होती हैं, जिन्हें सिर्फ नम्रता से स्वीकारा जा सकता है। अर्जुन हर दिन उनके पास होता। अब वह सिर्फ एक यंग नर्स नहीं रहा था, वह उनका बेटा बन चुका था, रिश्ते के बिना भी रिश्ते जैसा। प्रिया अब परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। हर शाम वो दोनों बारी बारी से सवित्री की सेवा करते, कहानियां सुनाते, हंसी बांटते। एक शाम सवित्री ने कहा, अर्जुन, क्या मेरे बेटे की तस्वीर अब भी तुम्हारे पास है? अर्जुन उठा और अलमारी से वह पुराना फ्रेम निकाला जिसमें अर्जुन, सवित्री का बेटा, की तस्वीर थी, सफेद शर्ट में, मुस्कुराता हुआ। सवित्री ने तस्वीर को देखा, उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरा शांत। वो कभी दूर नहीं गया, उन्होंने कहा, मैंने उसे हर रोज अपने भीतर महसूस किया। और अब मैं जा रही हूं तो उसे फिर से गले लगाऊंगी। माँ जी, अर्जुन ने कहा, आप नहीं जाएंगी। आपने जो शुरू किया है वो अधूरा नहीं रह सकता। बेटा, सवित्री ने बहुत धीमे स्वर में कहा, कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही पूरी होती हैं। मेरा काम अब तुम्हारा है। तुम इसे आगे ले जाना। वो चुप हो गया। प्रिया, सवित्री ने इशारा किया। प्रिया पास आई, उनकी हथेली थामी। बेटी, सवित्री ने कहा, तुमने जो बदला है वो सबसे बड़ा परिवर्तन है। खुद को माफ करना सबसे कठिन होता है, और तुमने वह किया।
प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुकाया और सवित्री के पैर छुए। अगली सुबह सवित्री की सांसें और धीमी हो गईं। डॉक्टर राजन ने सभी को बुला लिया। कमरे में शांति थी। अर्जुन एक तरफ बैठा था, प्रिया दूसरी तरफ। राजन ने पास आकर उनके दिल की धड़कनों की जांच की, फिर धीरे से सिर हिला दिया। अर्जुन सिसक पड़ा। प्रिया ने सवित्री का हाथ थामे रखा। लेकिन तभी जैसे कोई चमत्कार हो, सवित्री ने एक हल्का सांस लिया और आंखें खोलीं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। एक आखिरी बात उन्होंने कहा, हाँ माँ जी। अर्जुन उनके बहुत पास आ गया। मेरे बेटे का दिल अब भी धड़क रहा है। उसे मत रोको। उसे चलते रहने दो, हर उस इंसान के लिए जिसे जिंदगी की जरूरत है। मैं वादा करता हूं, अर्जुन ने रोते हुए कहा। फिर सवित्री ने आंखें मूंद लीं। इस बार वह सांस स्थायी थी। उनकी यात्रा पूरी हो चुकी थी। कुछ दिन बाद उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। डॉक्टर, नर्स, मरीज, आम नागरिक और वो भी जिन्हें उन्होंने कभी देखा तक नहीं था। सबके हाथों में एक ही तस्वीर थी, सवित्री देवी मुस्कुराते हुए, और नीचे लिखा था, यहाँ एक माँ ने अपने दिल से लाखों को जीना सिखाया। उस दिन अर्जुन ने मंच पर खड़े होकर कहा, सवित्री देवी ने हमें सिर्फ जीने का तरीका नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि किसी दिल की धड़कनें कैसे इतिहास बन सकती हैं। उन्होंने हमें एक अभियान दिया, धड़कनें जिंदा रहें। और अब यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक संकल्प है। सरकार ने घोषणा की कि अंगदान और जागरूकता को लेकर एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की जाएगी, और उसका नाम रखा गया सवित्री मिशन। डॉक्टर राजन को उसका चेयरमैन बनाया गया, अर्जुन को कोऑर्डिनेटर और प्रिया को ट्रेनिंग लीड। तीनों ने मिलकर सवित्री की विरासत को आगे बढ़ाने की कसम खाई। कहानी वहां खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक छोटे गांव के स्कूल में एक वर्कशॉप हुई। एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, मैम, मेरी माँ कहती थी कि दिल सिर्फ शरीर में होता है, लेकिन अब मैं जानता हूँ दिल उन कहानियों में भी होता है जो लोगों को बदल देती हैं। प्रिया उस बच्चे को देखकर मुस्कुराई और कहा, हाँ बेटा, और एक माँ थी जिनके दिल की धड़कनें आज भी जिंदा हैं। अर्जुन और प्रिया अब शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे का नाम अर्जुन नहीं रखा। उन्होंने उसे नाम दिया सवित, एक माँ की याद में जो अब हर धड़कन में जिंदा थी।